हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 गणित 2022 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। अभी आपको आगे बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और आपको ध्यान से देखना है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है और आप जितना तैयारी कर सको उतना कर लो, वरना फिर आप लोगों की तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो जितने भी एनसीईआरटी के मैथ के हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखो क्या कह रहा है। यहां थोड़ा आपका लॉन्ग है लेकिन ध्यान से समझना है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी, ठीक है, एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32, क्या लिखा हुआ है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि लगना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। यानी कि आपको वो अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, एनसीईआरटी का वीआईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, मैं आप लोगों को सारा कुछ समझा दूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आपको अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो जो आपका ये 616 लिखा हुआ है एंड 32 लिखा हुआ है, इसका आप एचसीएफ ज्ञात कर लो, फिर आपका सब कुछ हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो, यहां लिखना है कि स्तंभों की जो संख्या है, टुकड़ी के सैनिकों की संख्या कितनी है, 616 है, और बैंड के सदस्यों की संख्या 32 है, का एचसीएफ होगा। अगर आप एचसीएफ जो ज्ञात करोगे वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट एचसीएफ भी ज्ञात कर सकता था, मुझे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क मिले, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब आप लोग यहां डालो चरण फर्स्ट। ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको समझना है। देखो, इसमें जो पहले चैप्टर में आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, सारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा करना है। तो यहां आप लिखो 616, ठीक है, एंड और जो 32 है, ठीक है, यानी कि 32 के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पता ही है, ठीक है। के लिए यूक्लिड की विभाजन, ध्यान से समझो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तभी आपको फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। प्रमेयिका के प्रयोग से, यानी कि इसके प्रयोग से हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, प्रयोग से, ठीक है। अब आप कॉमा लगा दो, अब कुछ नहीं करना है। देखो, अब आपको थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है कि यहां जो आपको 616 दिया हुआ है, 616 वो इक्वल टू आपका है 32, ठीक है। यहां देखो, अब देखो यहां आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहां आपको इसका ज्ञात करना। अब इससे आपको 32 में इतना मल्टीप्लाई करना है कि इससे ज्यादा ना हो, कम हो सकता है। तो अगर आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर आप इसमें 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका हो जाएगा 608। अब बचा कितना, उतना आप इधर प्लस लिख दो, ठीक है। बचा हमारा कितना है, यानी कि जो हमारा शेषफल है वो 8 बचा है, ठीक है। यानी कि अभी आपका जो शेषफल है 0 के बराबर नहीं है। अगर जब तक ये शेषफल 0 के बराबर ना आ जाए तब तक आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। अब आपको चरण सेकंड, देखो सारा चीज आपको समझा रहा हूं कि आखिर बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब हम लोग जो ये आपका 32 है, ठीक है, जो 32 है एंड ये जो आपका 8 है, यानी कि शेषफल, इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहां आप लोग लिखो, यानी कि 32 और 8 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। सारा चीज आप लोग ध्यान से समझो ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में लिखने का, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर समझेगा हाँ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी की है और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है। देखो, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, एचसीएफ ही ज्ञात कर रहे हो, तो ये तरीका सबसे अच्छा है, ठीक है। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। अब 32 का करना है, जो बड़ी संख्या है उसको आगे लिखो, जो छोटी संख्या है उसको पीछे। यानी कि हम 8 में कितना मल्टीप्लाई करें कि आपका 32 हो जाए, इससे कम रहे, ज्यादा ना हो। तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बराबर आ जाएगा, यानी कि हमारा शेषफल 0 आ गया। तो यहां जैसे ही हमारा शेषफल 0 आता है, जो शेषफल है
वो शून्य आएगा, बस वहीं आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वहीं आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या आया? देखो शेषफल शून्य है। अब यहाँ जो भाजक है 8 है, यानी कि ये जो आपका होगा, यानी कि आपका HCF कितना है? HCF आपका 8 है। HCF हमारा 8 है, ठीक है। कितना है? 8 है। बस यही आपका हो गया। तो यहाँ अब आप लोग लिख दो जो हमें ज्ञात करना था। हमें ज्ञात करना था कि सेना में 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। इतने जो सेना है वो 8 स्तंभों में, जो सेना है 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ये है सबसे अच्छा तरीका बोर्ड एग्जाम में लिखने का, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि जो 2 अंकों से बनी किसी संख्या, यानी कि कोई संख्या है उनके अंकों का योग 9 है। यानी कि आपको मानना पड़ेगा 2 अंक की संख्या, यानी कि उसमें इकाई होगा और दहाई होगा। तो इकाई को हम लोग मान लेंगे और दहाई को भी मान लेंगे, और उन दोनों को जोड़कर हम लोग उसकी योग जो है 9 लिख देंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। और यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप लिखो माना दहाई का अंक। क्या लिखना है? जो माना जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक, यानी कि आपको दहाई का अंक मानना है। और फिर तथा, यहां आप लोग कॉमा लगा लो ताकि ज्यादा बेटर रहे, इकाई का अंक, इकाई का अंक, यानी कि मैंने मान लिया दहाई का अंक और इकाई का अंक। तो मैंने जो दहाई का अंक माना है उसे x मान लिया और इकाई के अंक को y मान लिया। ओके, अब यहां फिर क्या कह रहा है कि अब इनकी मतलब 2 अंकों की संख्या, अब हम लोग संख्या क्या लिखेंगे? अतः देखो अब हमें संख्या भी लिखना है। 2 अंकों की संख्या, ऊपर देखो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या यानी कि इकाई और दहाई, यानी कि इकाई हमारा इधर रहेगा और दहाई हमारा इधर रहेगा 10x, क्योंकि दहाई में 10 आ जाता है। तो ये हमारा दहाई है और ये हमारा इकाई है, तो y इकाई है और ये दहाई है। अब समझना, अगर आप x और y का मान ज्ञात कर लोगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? अंक, यानी कि जो हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी, और हमें संख्या ही ज्ञात करना है। तो कैसो कैसो आप x और y का मान ज्ञात कर लो, फिर आपकी संख्या ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार जो आपका प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है कि फिर आपसे कह रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, जो संख्या के अंक हैं उसे उलट दिया जाए, ठीक है। तो मैं ऊपर ही लिख देता हूं, यानी कि अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, यही ऊपर लिख देता हूं, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। यानी कि अगर हम अंक बदल दें तो हमें क्या प्राप्त संख्या होगी? तो अंक मैंने x और y को माना है, तो हम ये y को इधर कर लेंगे और x को इधर कर लेंगे। ये मैंने अंक पलटा है तो हमें ये संख्या मिला है और 2 अंकों की संख्या ये है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना है। ये प्रश्नानुसार हमें क्या करना है? जो प्रश्न कह रहा है कि अब हम ये भी कर लिए, तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। अगर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को बराबर रखें, यानी कि जो आपका, पहले तो आप यहां देखो 2 अंकों की संख्या के योग कितना है? 9 है। यानी कि अब हम लोग पहले ये लिखेंगे कि दोनों अंकों की संख्या का योग x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। चलो, पहला तो हमें ये आपको मिल गया, पहला जो आपका वो मिल गया, यानी कि पहला समीकरण। अब दूसरा आप कैसे करोगे? यहां आपसे कह रहा है कि यहां अगर आप 10y प्लस x, ठीक है,
वो बराबर आपको लिखना है जो आपकी मूल संख्या है 10x प्लस वाई। लेकिन अब देखो क्या करना है कि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है, यानी कि जो ये बनने वाली संख्या है, ये वाली जो बनाया गया है वो इस मूल संख्या से 45 अधिक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोग मूल संख्या में 45 जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से आपका 10y है, ठीक है, और प्लस x है, इधर से आप सारी चीजें ट्रांसफर कर लो, यहां से 10x हो जाएगा और ये माइनस में दोनों हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में, और ये बराबर होगा 45 के। अब यहां देखो, यहां से एक यहां से घटेगा, यानी कि आपका x आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप x आगे भी कर सकते हो। ओके, या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, या देखो जैसे आप यहां x प्लस में है, इसे आगे कर लो, x वाली चीजें आगे कर लो, यहां माइनस 10x है, ठीक है, एंड यहां प्लस 10y है और यहां माइनस 10y है, नहीं केवल y है, 10y नहीं है, और बराबर 45। ऐसा भी लिख सकते हो, इसी समीकरण को मैंने ऐसा लिखा है। अब यहां से हम लोग घटा लेंगे, यानी कि ये माइनस 9x हो जाएगा और ये आपका प्लस 9y हो जाएगा और ये बराबर 45। यहां से आप सभी में 9 से भाग दे दो तो फिर आपका आएगा यहां माइनस x प्लस वाई बराबर 5। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो, वो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या करना है, समीकरण 1 जो आपका है, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जो समीकरण 1 है ये आपका प्रतिस्थापन विधि तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर यहां आप जोड़ दो तो समीकरण 1 हमें मिला था x प्लस वाई इक्वल टू 9, और समीकरण 2 हमें मिला है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब यहां आप जोड़ोगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां से आपका 2y हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 14, और यहां से y बराबर आपका आएगा 14/2 बराबर आपका 7, यानी कि y का मान तो हमें 7 मिल चुका है। ठीक है, यहां से हमें y का मान क्या मिला, 7 मिला। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, यानी कि जो हमें y का मान मिला है उसका आप मान समीकरण 1 में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9। अब x और y का मान तो हमें पता है, ये कितना है हमारा प्लस 7 और बराबर 9, तो यहाँ आपका 9 है। x बराबर आपका 9 में से 7 जाएंगी और यहाँ से x बराबर आपका आएगा 2, यानी कि x और y का मान हमें अगर मिल गया है तो आपको संख्या क्या है, संख्या तो आपका ज्ञात ही हो जाएगा। अब यहाँ फेडिंग डालो, अब संख्या हमें ज्ञात करना है ना। संख्या आपका क्या है, मूल संख्या जो आपका है 10x प्लस वाई है ना, ये देखो 10x प्लस वाई, ठीक है, तो यहां आप लिख लो 10x प्लस वाई। ओके, तो 10x प्लस वाई है आपका, तो यहां देखो अब आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई का मान रख के यहाँ 10 है इंटू 2 आया है x का मान एंड प्लस करना है आपको 7, यहां से आपका आएगा 10 दूनी 20 एंड 27 आंसर। हमें जो संख्या मिलेगी ना वो 27 मिलेगी, कितना मिलेगी 27, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट जरूर कर लेना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखो क्या कह रहा है यहाँ कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक, जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखा खंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ आपको m1 और m2 का भी मान दिया हुआ है और ये x1, x2, y1, y2 है। तो यहाँ आप सबसे पहले मान रख दो जो आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपका x1 कितना दिया हुआ है, x1, देखो x1 आपका ये है x1, तो x1 हमारा है -1, ठीक है, x1 हमारा क्या है -1, और y1 क्या है, y1 हमारा ये है, ठीक है y1, तो y1 हमारा कितना है 7 है। ओके, अब x2 हमारा कितना है, ये 4 है, x2 हमारा 4 है, और y2 कितना है, y2 है -3,
और तथा आपका जो अनुपात है वो यम1 है और यम1 है 2 तथा यम2 है 3। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है निकालना तो फिर आप ऑटोमेटिक सब कुछ सीख जाओगे। अब आपको एक सूत्र याद रखना है। देखो x जो होता है, x बराबर आपका होता है यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे आपको करना है यम1 प्लस यम2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। यहां देखो जो आपका यम1 का मान है वो 2 है, इंटू आपका x2 का मान है 4 है, एंड प्लस यम2 का मान आपका 3 है, एंड इंटू आपका x1 का मान है -1। अब बटे में आपको करना है यम1 यानी कि 2 है ना पहले, प्लस 3। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, ये आपका 8 हो गया, 8 में से आपका 3 जाएगा बटे 5 इक्वल टू 5 बटे 5 बराबर 1। ये हमारा आया x का मान। और अब आप y का मान ज्ञात कर लो, वही आपका x, y निर्देशांक हो जाएगा। y बराबर y का आपका होगा यम1, अब जहां x2 है वहां y2 कर लो, प्लस यम2 y1, एंड बटे में आपको वही चीज है यम1 प्लस यम2। अब सारा मान आप रख लो, जैसे यहां यम1 का मान कितना है, ये 2 है, इंटू y2 का मान कितना है, -3 है, एंड प्लस आपका यम2 का मान कितना है, 3 है, इंटू y1 का मान 7 है, वटे में आपको 2 प्लस 3 कर लेना है। अब इसी चीज को आप सॉल्व कर लो, यहां आपका -6 हो जाएगा और यहां आपका 21 हो जाएगा, बटे में 5 इक्वल टू 15 यानी कि 15 बटे 5 इक्वल टू 3। यानी कि आपका ये आया, y का मान हमारा ये आ गया। ठीक है, y का मान 3 आया है और x का मान। तो अब आपका जो बिंदु के निर्देशांक होंगे, जो आपका अभिनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक होंगे, अभिष्ट बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x, y। ठीक है, x, y और x, y यानी कि x का मान है 1 और इसका मान है 3 है। बस यही हमारा निर्देशांक हो जाएगा। जो मुझे निर्देशांक ज्ञात करना था वो यही है। तो बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीका से मैंने आपको समझा दिया। तो यही है आपका निर्देशांक, नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन कि tan a प्लस बी जो है वो इक्वल टू √3 है, और जो tan a माइनस बी है वो 1/√3 है। तो यहां जो आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी का मान, और या फिर आपका 90 के बराबर होना चाहिए, या फिर 90 मतलब 90 के बराबर हो, या फिर 90 से कम हो। ठीक है, और a का मान जो होता है b के मान से बड़ा होना चाहिए। a और b का मान ज्ञात करो। इतने सारे आपके पास स्टेटमेंट हैं, फिर आपको ज्ञात करना है। तो दिया हमें क्या है, दिया है कि जो आपका tan है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, a प्लस बी इक्वल टू √3। और ये बताओ कि √3 जो होता है tan में किसका मान होता है, किस डिग्री का मान है जो tan में √3 होता है। जल्दी से आप लोग दिमाग लगाओ। तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान। तो यहां से tan कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी इक्वल टू आपका 60 डिग्री आएगा, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, समझ में आया? ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब तथा आपका दूसरा बात भी दिया हुआ है कि यहां जो आपका a माइनस बी यानी कि tan a माइनस बी, यहां आपको लिखना है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब आपको ये याद होना चाहिए कि 1/√3 जो होता है वो tan में किस डिग्री का मान होता है, tan में किस डिग्री का मान होता है, तो वो होता है tan 30 डिग्री का मान। तो यहाँ tan से tan फिर से काट दो, और a माइनस बी जो होगा वो बराबर होगा 30 डिग्री। और यहाँ से हमें मिल गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड हमें मिल चुका है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल कर लो। समीकरण 1 तथा जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 को हल करने पर
करने पर, यहाँ आप हल कर लो। तो यहाँ आप अगर हल करोगे तो यहाँ आपका लिखा हुआ है a प्लस वी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ आपका है a माइनस वी इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ आप लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि आपको पता है कि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ने पर लिख दो। यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू आपका 90 डिग्री, और a बराबर आपका होगा 90 डिग्री बटे 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें a का मान जो मिला वो 45 डिग्री मिला। अब आप a का मान समीकरण 1 में रख दो। a का मान जो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में आप रखोगे तो समीकरण 1 आपको पता है ये है a प्लस वी इक्वल टू 16 डिग्री, तो a प्लस वी इक्वल टू 16 डिग्री। अब a प्लस वी आपका 16 डिग्री है, तो यहाँ से आपका a का मान है 45 डिग्री प्लस v इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से v इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये हमारा a और b का मान ज्ञात हो चुका है। अब सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं, बस a और v। अतः जो आपका a बराबर होगा वो कितना है 45 डिग्री, और v बराबर होगा वो कितना होगा 15 डिग्री। अब एक बात समझो, अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45 15, यानी कि 10 के 0 और 5 1 6 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ स्टेटमेंट समझो। लिखा हुआ है कि a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान हमारा 45 आ जाए, b का मान 15, तो ये भी सही है। चलो, यहाँ से 0 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए a प्लस बी का मान, और a प्लस बी का मान चाहे 90 के बराबर हो या फिर 90 से छोटा हो, तो 90 से छोटा है, दोनों को जोड़ोगे 60 हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत सरल है क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और देखो यहाँ लिखा हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको जो वृत्त की परिधि दिया हुआ है वो दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ लिखना है जो दिया क्या है, ये तो आपको पता चल गया होगा। दिया है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। क्या है, वृत्त की परिधि। यानी कि अब बताओ वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो वो होता है 2 पाई r, और वो हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अब आप समझो, जहां से 2 है और पाई का मान होता है 22/60 और इंटू r है, बराबर आपका है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से अगर आप r का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हो तो कैसे ज्ञात करोगे। देखो आपको r का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो यहां आप क्या करो, यहां आपका 22 है, इधर भी 22 है, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 22 गुणे 7, और बटे ये जो आपके ऊपर हैं ये सारे नीचे आ जाएंगे, 2 इंटू 22। यहाँ से 22 से 22 कट जाएंगे, और r का मान आपका आएगा 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर। हमें देखो r का मान ज्ञात करना था, क्योंकि r का मान अगर आपको ज्ञात हो गया तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा। जो वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब आपको r का भी वैल्यू पता है, तो यहां से 1/4 हो जाएगा, इंटू 22/7 हो जाएगा, इंटू 7/2 हो जाएगा, इंटू 7/2 हो जाएगा। यहाँ से आपका 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 11 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सब कुछ करोगे तो ये आपका 11 सतह 77 हो जाएगा, 77, और ये 4 दूनाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखा जाता है। ये हो गया, और अगर आप इसे भाग दोगे तो 8, यानी कि 8, ठीक है, नमैया जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको ये चीज समझ में आ गया, और इससे आगे वाले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। तो ये आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किया है, और अगर ऐसा बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उस सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को जरूर प्रोवाइड किया जाएगा और इसे आप लोग जरूर नोट कर लो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट का तो आप लोग कमेंट कर दो, उसका वीडियो जरूर बनाया जाएगा। लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए लगातार तैयारी कीजिए, ठीक है। आप लोग दिन रात एक कर दो पढ़ने में, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग लगातार तैयारी करना स्टार्ट कर दो, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करो। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।